दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन ने ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर रखे हैं और आज ऑनलाइन टेस्ट नंबर 16 था। दोस्तों टेस्ट का टॉपिक था एसी-डीसी वाइंडिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो इस वीडियो को कंप्लीट और लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपको एसी और डीसी वाइंडिंग से संबंधित कुल 50 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करेंगे और कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 पोल की एसी मशीन में यांत्रिक डिग्री का मान 3 है, वैद्युतिक डिग्री का मान कितना होगा। यानी मैकेनिकल डिग्री ऑफ 6 पोल एसी मशीन 3 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री कैलकुलेट करना है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, मैं बहुत बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमें क्या करना है, कुल वैद्युतिक डिग्री में कुल यांत्रिक डिग्री का भाग देना है। किसका? टोटल इलेक्ट्रिकल में टोटल मैकेनिकल डिग्री से डिवाइड करना है। यांत्रिक और वैद्युतिक का आपस में संबंध इससे आ जाता है, 1 डिग्री के लिए मान पता लग जाता है। देखो वैद्युतिक में टोटल डिग्री के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, और यांत्रिक डिग्री हमेशा 360 होती है, याद रखें। इस क्वेश्चन में पोल हमें 6 दिया है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 3 डिग्री। वैद्युतिक और यांत्रिक में ये संबंध हुआ है कि एक अगर यांत्रिक डिग्री हो तो इलेक्ट्रिकल डिग्री 3 होगी। देखो जब अपने मैकेनिकल डिग्री 3 है तो फिर इलेक्ट्रिकल डिग्री उसकी 3 गुना यानी 9 डिग्री होगी। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। दोस्तों कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे कि आप आंसर पहले शो ना करें, तो आपको मैं बता दूं ये टेस्ट की आंसर की होती है, पीडीएफ होती है। ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं तो वहाँ एक क्वेश्चन को सही जो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन उनमें सही वो देना होता है, और हम उसी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। अलग से पीडीएफ नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं होता है। तो ये वही पीडीएफ होती है, इसलिए इसमें सही आंसर पहले से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डिग्री प्रति स्लॉट का मान 30 डिग्री है और रनिंग वाइंडिंग स्लॉट नंबर 1 से प्रारंभ होती है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग किस स्लॉट से प्रारंभ होगी। देखो स्टार्टिंग और रनिंग ये दोनों शब्द आ गए, इसका मतलब मोटर सिंगल फेज है। सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग में स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में 90 डिग्री का फेज अंतर होना चाहिए। यानी स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में इतना अंतर हो कि वो वैद्युतिक रूप से 90 डिग्री आगे पीछे हो जाए। अब कितने स्लॉट रखे जाए ताकि 90 डिग्री का अंतर आ जाए, तो देखिए हमें यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है डिग्री पर स्लॉट। एक स्लॉट यदि हम छोड़ते हैं तो कितने डिग्री का छोड़ दिया जाएगा, 30 डिग्री का। देखो हमें कितने डिग्री का अंतर रखना है, 90 डिग्री का, और एक स्लॉट छोड़ेंगे तो कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा, 3 का। इसका मतलब रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, 3 स्लॉट का। 90 डिग्री का डिफरेंस कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 3 स्लॉट के बाद में, क्योंकि एक स्लॉट पर 30 डिग्री है, 2 पर 60 हो जाएगा, 3 पर 90 डिग्री। हमें रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में 90 डिग्री का फेज अंतर रखना है, यानी हमें क्या करना होगा, 3 स्लॉट का अंतर रखना होगा। जब रनिंग वाइंडिंग स्लॉट नंबर 1 से चल रही है तो इसके 3 स्लॉट बाद स्टार्टिंग चलेगी, यानी कि स्लॉट नंबर 4 से चलेगी। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, स्लॉट नंबर 4। यानी कितने डिग्री बाद चलेगी ये हमेशा डिग्री प्रति स्लॉट मान पर ही डिपेंडेड होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक ऐसी मशीन में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री 720 है, यदि स्लॉट 28 हो तो पोल पिच का मान कितना होगा। देखो पोल पिच के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल।
यानी बात ये रह गई कि हमें चाहिए पोल की संख्या। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे नहीं दे रखा, लेकिन आपको बता दें टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, राइट। यानी टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री को 180 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पोल कैलकुलेट हो सकते हैं। कुल वैद्युतिक डिग्री क्वेश्चन में दी है 720 डिग्री प्रति पोल के लिए मान होता है 180। कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 4। यानी इस मोटर में पोल कितने हैं 4। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पोल पिच, नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, उत्तर आएगा 7। पोल पिच का मान कितना होगा 7 होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अचालक वर्ग ए अचालक वर्ग वाई से अधिक तापमान सहन कर सकता है। कितना तापमान अधिक सहन कर सकता है, अब ध्यान से समझिएगा। वाई का ए का टेम्परेचर डिफरेंस पूछा गया है, यानी हमें अचालक वर्ग ए या वाई का जो वैल्यू है वो नहीं देना है, दोनों की वैल्यू का आंसर देना है अंतर के बराबर। अचालक वर्ग वाई जो होता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड सहन करता है, अचालक वर्ग ए जो होता है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड सहन करता है। इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया 15 डिग्री सेंटीग्रेड का। क्वेश्चन का आंसर अपना बी हो जाएगा। ए जो है वो वाई से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक सहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नई रिवाउंड 3 फेज इंडक्शन मोटर में तीनों वाइंडिंग में कितनी अनबैलेंस करंट एक्सेप्टेबल है। तो प्लस माइनस 3% धारा ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेबल है। जैसे मोटर की रेटिंग करंट 100 एम्पियर है तो इसके तीनों फेजों में आर वाई बी में 97 एम्पियर से लेकर यदि 103 एम्पियर के बीच में करंट फ्लो हो रही है तो वो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल तीनों फेजों में 97, 98 और 97 एम्पियर करंट आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है। या फिर 102, 103 और 103 एम्पियर करंट आ रहा है तो ये भी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 6 पोल एसी मशीन में प्रति पोल यांत्रिक डिग्री का मान कितना होगा। सॉरी 4 पोल है, क्वेश्चन 6 है। 4 पोल की एसी मशीन में प्रति पोल यांत्रिक डिग्री, दोस्तों ध्यान से समझिएगा। टोटल यांत्रिक डिग्री हमेशा फिक्स होती है और वो होती है 360। अब इसमें पोल की संख्या से डिवाइड कर दो, प्रति पोल का उत्तर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। यांत्रिक में कुल डिग्री हमेशा फिक्स होती है 360, इसलिए प्रति पोल डिवाइड करते हैं। वैद्युतिक में प्रति पोल 180 डिग्री होता है, ये फिक्स होता है। टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री के लिए 180 इंटू पोल करना होता है। ये कुछ एक आंकड़े फिक्स है, इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 स्लॉट और 4 पोल की एक मोटर में पोल पिच का मान कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, खांचों की संख्या और पोल की संख्या का अनुपात करना है। आंसर होगा 9। अगर क्वाइल स्पान या क्वाइल थ्रो पूछा होता तो वो होता फिर 1 से 10। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है शॉर्ट पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर कितना होता है। वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर के लिए अनुपात जो रेशियो होता है वो होता है क्वाइल पिच अपॉन पोल पिच, यानी वह वाइंडिंग जिस पर हमने वास्तव में वाइंडिंग की है और वह पिच जिस पर हमें वाइंडिंग करनी चाहिए थी। तो शॉर्ट पिच में जो पोल पिच आती है मान उससे हमेशा अपने कम रखते हैं। जैसे पोल पिच का मान 6 आया तो हम क्या करेंगे 5 मानते हुए करेंगे। तो क्वाइल थ्रो का पिच फैक्टर का मान कितना होगा 5/6 करेंगे तो ये अपना पॉइंटों में उत्तर होगा, यानी लेस देन यूनिटी आएगा। दोबारा सुन लीजिए, पिच के अनुसार वाइंडिंग होती है 3 तरह की। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में इकाई से कम, फुल पिच वाइंडिंग में इकाई और लॉन्ग पिच में इकाई से अधिक पिच फैक्टर का मान होता है। 3 तरह की वाइंडिंग होती है। जैसे पिच का मान 6 आया था, यदि वाइंडिंग 6 के अकॉर्डिंग की गई तो ये कहलाती है फुल पिच। यदि वाइंडिंग 5 मानते हुए की गई तो ये कहलाती है शॉर्ट पिच।
और मैक्सिमम शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही की जाती है, ये भी ध्यान रखें। और यदि 7 मानते हुए किया जाए तो ये कहलाती है लॉन्ग पिच वाइंडिंग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ग्राउलर से शॉर्ट कॉइल की जांच करते समय शॉर्ट कॉइल पर हेक्सा ब्लेड का कंपन क्या होगा? तो बाकी जितनी भी कॉइल्स होती है उनकी अपेक्षा शॉर्ट कॉइल पर हेक्सा ब्लेड का कंपन अधिक होता है, मोर वाइब्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य ग्राउलर से अर्थ टेस्ट करते समय वोल्टमीटर का एक सिरा सेगमेंट पर जबकि दूसरा सिरा शाफ्ट पर संयोजित किया गया। यदि अर्थ दोष उसमें है तो हमें वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा? अर्थ दोष का मतलब है कि क्या कम्यूटेटर ग्राउंड शाफ्ट से ग्राउंड तो नहीं हो गया, क्या कम्यूटेटर शाफ्ट के साथ कहीं अर्थ हो रहा है, कहीं संपर्क तो नहीं हो गया। यदि ऐसा हो जाता है तो वोल्टमीटर कोई रीडिंग हमें नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो कम्यूटेटर सेगमेंट में इंड्यूस वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज शाफ्ट तक भी पहुंच रहा है। इसका मतलब वोल्टमीटर एक ही सिरे पर कनेक्ट होने के समान हो गया। तो यदि ग्राउलर से हम टेस्ट कर रहे हैं और कम्यूटेटर भी एक्चुअल में ग्राउंड है तो वोल्टमीटर 0 रीडिंग देगा, कोई पाठ्यांक नहीं देगा। हाँ, यदि वोल्टमीटर रीडिंग दे रहा है तो फिर कम्यूटेटर बिल्कुल सही है और वो ग्राउंड नहीं है, क्योंकि शाफ्ट एज ए नेगेटिव या एज ए न्यूट्रल काम करती और कम्यूटेटर सेगमेंट एज ए पॉजिटिव काम करता। इसलिए वोल्टमीटर हमें रीडिंग दर्शाता है तो ग्राउंड नहीं है, शॉर्ट नहीं है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग में धारा के पैरेलल पाथ कितने होते हैं? धारा के पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग में 2 होते हैं यदि सिंप्लेक्स हो तब। यदि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग हो तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू प्लेक्स। तो वेव वाइंडिंग में 2 इंटू, ट्रिप्लेक्स का मतलब होता है 3, इसलिए धारा के समांतर रास्ते कितने होंगे? 6 होंगे। यदि लेप वाइंडिंग होती तो सिंप्लेक्स लेप में धारा के समांतर रास्ते पोल की संख्या के बराबर और मल्टीप्लेक्स हो तो पोल इंटू प्लेक्स होता। तो अभी समांतर अपने वेव वाइंडिंग दिया था समांतर रास्तों के लिए, इसलिए 2 इंटू 3 हो जाएगा। यानी सिंप्लेक्स वेव होता तो 2, ड्यूप्लेक्स वेव होते तो 4, ट्रिप्लेक्स है इसलिए 6, क्वाड्रप्लेक्स होते तो 8 होते। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डबल लेयर वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या कॉइल्स की संख्या के कैसे संबंधित होती है? डबल लेयर का मतलब होता है एक जो स्लॉट है उसमें 2 परत आना या 2 साइड आना। और दोस्तों हम सब जानते हैं 2 कॉइल साइड्स मिलकर क्या करते हैं? एक कॉइल का निर्माण करते हैं। एक कॉइल में 2 एक्टिव भाग होते हैं जो अलग अलग स्लॉट में स्थापित होते हैं, और डबल लेयर में एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड आती है। हालांकि वो दोनों कॉइल साइड अलग अलग कॉइल की होती है। एक कॉइल की अगर प्रथम एक्टिव है तो दूसरे की दूसरी एक्टिव होगी, वो एक्चुअल में दोनों डिफरेंट होती है। बट एक तरह से अगर देखा जाए तो एक स्लॉट में एक कॉइल के बराबर ही हो गया, इसलिए डबल लेयर में स्लॉट की संख्या और कॉइल्स की संख्या बराबर होती है। यदि वाइंडिंग सिंगल लेयर हो तो स्लॉट की संख्या कॉइल की संख्या की दोगुनी होती है। स्लॉट अगर 24 है तो कॉइल 12 ही होगी सिंगल लेयर में, जबकि डबल लेयर में स्लॉट 24 है तो कॉइल भी 24 ही होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, छत पंखे और मेज पंखे की स्थिति में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान हाई सिक्योरिटी के लिए थोड़ी सी ज़्यादा रक्षा के चक्कर में कहते हैं कि इनमें 2 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ये सब की वैल्यूएशन अलग अलग है। मोस्टली जितने भी वाइंडिंग बॉडी ये सब होते हैं वायरिंग, इनमें इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। वाटर हीटर और इनके मामले में 0.5 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। सीलिंग फैन और टेबल फैन के मामले में 2 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक डीसी आर्मेचर की प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या संबंध होना चाहिए? प्रोग्रेस का मतलब है वाइंडिंग आगे की ओर बढ़ते हुए जाना। इसमें कॉइल कभी एक दूसरे को ओवरलैप
नहीं करते हैं। और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में बैक पिच का मान फ्रंट पिच के मान से हमेशा अधिक होता है। फ्रंट पिच कम रहने की वजह से ही तो वाइंडिंग पीछे की ओर ज़्यादा जाती है, यहाँ गई फिर यहाँ से निकलेगी फिर आगे की ओर बढ़ती है, यानी इस तरह से चलती है वाइंडिंग कि फ्रंट पिच कम होगी तो वो प्रोग्रेस करेगी। यदि रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती तो बैक पिच की बजाय फ्रंट पिच का मान अधिक होता। और अपने क्वेश्चन का आंसर कर देते बी। दोस्तों एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, आप सभी क्वेश्चन को सीरियस होकर पढ़ें। यदि आपका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने का टारगेट है तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीसी आर्मेचर की वाइंडिंग में, ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब जानते होंगे, बैक पिच और फ्रंट पिच का मान हमेशा विषम होना चाहिए। यदि सम हो तो वाइंडिंग अनबैलेंस हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई स्लॉट खाली रह जाता है। दोस्तों याद रखें, जो स्लॉट खाली रह जाते हैं उनको डम्मी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कॉइल पिच का मान 8 हो तो कॉइल का स्पान कितना होगा। कॉइल का स्पान होता है कि वो किस किस खांचे में डाली गई, और ये हमेशा पोल पिच या कॉइल पिच पर ही निर्भर करता है। जब कॉइल पिच 8 है तो कॉइल स्पान 1 से 9 होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर अपना डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान लगभग कितना होता है। तो वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच पोल पिच के दोगुने के बराबर होती है हमेशा, लगभग इतना अंतर होता है उसमें कि वो पोल पिच के दोगुने हिस्से पर जुड़ती है, ट्विस ऑफ पोल पिच आएगा, तभी तो एक सीरीज की तरह बनती है वो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डीसी आर्मेचर की वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच का मान कैसा है। एक तो ये ध्यान रखें, बैक पिच और फ्रंट पिच का मान हमेशा विषम होना चाहिए, दूसरा वो हमेशा पोल पिच के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन का आंसर अपना ये रहेगा, बैक पिच और फ्रंट पिच का मान हमेशा पोल पिच के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि वाइंडिंग की ध्रुवता जांच करने की दो पेचकस विधि में यदि पेचकस आकर्षित होते हैं तो ध्रुवता कैसी है। पोलैरिटी टेस्टिंग के लिए स्टेटर को लो वोल्टेज की सप्लाई दे करके या रेटेड वोल्टेज की सप्लाई भी दे सकते हैं। जब वोल्टेज ड्रॉप चेक करना हो तो लो वोल्टेज देते हैं, और पोलैरिटी टेस्टिंग में तो रेटेड वोल्टेज भी दे सकते हैं। तो पूरी वोल्टेज दे करके पास पास के पोल पर दो पेचकस रखे जाते हैं। यदि दोनों पेचकस आकर्षित होते हैं तो ध्रुवता बिल्कुल सही है, क्योंकि पास पास के पोल विपरीत होने चाहिए। विपरीत ध्रुवता के पोल एक दूसरे को आकर्षित करते ही हैं। यदि पेचकस प्रतिकर्षित होते हैं तो ध्रुवता गलत है, ध्रुवता विपरीत हो जाती है। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य ग्राउलर से निम्न में से कौन सी जांच नहीं की जा सकती। ग्राउलर इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है, वी या एच टाइप आकृति में होता है, 240 वोल्ट एसी जब इसको देते हैं तो इंडक्शन पर यह आधारित होता है। मोस्टली बाह्य ग्राउलर का ही उपयोग करते हैं आर्मेचर की जांच के लिए। स्टेटर जांच की जब करनी हो तो इंटरनल भी काम में लेते हैं। दो तरह के होते हैं, छोटा होता है इंटरनल वाला, बड़े स्टेटर में काम में लेते हैं। ग्राउलर से हम ग्राउंड कॉइल की जांच कर सकते हैं, शॉर्ट कॉइल की जांच कर सकते हैं, ओपन कॉइल की जांच कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राउलर से इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच नहीं कर सकते। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल पिच वाइंडिंग में क्या संबंध होता है। तो ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, अभी पिच फैक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा था। फुल पिच वाइंडिंग का मतलब होता है जितनी पोल पिच आई थी वाइंडिंग भी हमने उसी पर कर दी थी, यानी पोल पिच और कॉइल पिच बराबर होती है। लॉन्ग पिच में कॉइल पिच अधिक होती है, शॉर्ट पिच में कॉइल पिच कम होती है। ए ऑप्शन फुल पिच का है, बी ऑप्शन लॉन्ग पिच का है, सी ऑप्शन शॉर्ट पिच वाइंडिंग का है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पूर्ण पिच कॉइल का पिच फैक्टर कितना होता है। तो आगे क्वेश्चन अपना इकाई होगा। क्यों? क्योंकि फुल पिच में पिच कॉइल वाली और पोल वाली दोनों बराबर ही होती है। अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने बात किया, यानी पोल पिच और कॉइल पिच बराबर है, तो पिच फैक्टर जो है ये कॉइल पिच और पोल पिच का ही रेशो होता है। तो पूर्ण पिच के लिए इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्रतिगामी ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है। दोस्तों कम्यूटेटर पिच का मान दो बातों पर निर्भर करेगा। सबसे पहला तो इस बात पर निर्भर करेगा कि वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है या रिट्रोग्रेसिव। यदि वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है तो प्लस का निशान आता है, यदि वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव है तो माइनस का निशान आता है। सबसे पहले तो आप इसे ध्यान रखें। अब बात आती है कि वाइंडिंग सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स किस प्रकार की है। तो जितने प्रकार की प्लेक्स है उतने ही प्रकार की कम्यूटेटर की पिच होती है। देखो इसमें रिट्रोग्रेसिव है इसलिए निशान माइनस का आएगा, तो सी और बी में से ही आना था। ड्यूप्लेक्स है इसलिए 2 होगा, यानी रिट्रोग्रेसिव ड्यूप्लेक्स में 2, रिट्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स होता तो -1, रिट्रोग्रेसिव ट्रिप्लेक्स है तो -3 और रिट्रोग्रेसिव क्वाड्रप्लेक्स है तो -4 ऑप्शन आता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि रिवाइंडिंग के दौरान लाभ के कारण किस प्रकार की पिच अधिक उपयोग में ली जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे अधिक शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही की जाती है मोस्टली, क्योंकि इसका भी एक रीज़न होता है कि जब भी हम 3 फेज में वाइंड करते हैं तो पोल पिच का मान विषम होना चाहिए। अदरवाइज एक आध स्लॉट कहते हैं कि खाली रह सकते हैं, तो पोल पिच सामान्यतः कैलकुलेशन के दौरान सम ही आती है, तो हमें उसको छोटा करना है, विषम करना है और शॉर्ट पिच ही करना है। इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटर में प्रयुक्त रिवाइंडिंग का प्रकार कौन सा है। वैसे तो सबसे अधिक रिवाइंडिंग कंसेंट्रिक प्रकार की होती है, सेकेंडरी प्रकार की होती है, बट जब ऑप्शन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आता है बास्केट वाइंडिंग का। कंसेंट्रिक वाइंडिंग में भी जब हम क्वाइल्स देखते हैं RYB की, तो तीनों इस तरह से ओवरलैप होती है कि वो एक बास्केट की भांति ही दिखाई देती है, इसलिए बास्केट वाइंडिंग ऑप्शन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, बास्केट वाइंडिंग करेंगे। चेन वाइंडिंग जो है ये सीलिंग फैन में होती है, सिंगल फेज छत पंखे में। फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप जो है ये टेबल फैन में होती है, ओपन कॉइल की तरह होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग 3 फेज में होती है तब जब वाइंडिंग अनबैलेंस हो रही होती है तब, इसलिए बहुत कम होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में कॉइल्स की संख्या 24 है तो स्लॉट कितने होंगे। सिंपल बात है, 24 स्लॉट है तो 24 कॉइल है तो हम सब जानते हैं कि एक स्लॉट में एक ही साइड आएगी। ठीक है, हमारे पास साइड कितनी होगी 48, तो फिर स्लॉट भी कितने होने चाहिए 48। इसके 4 क्वेश्चन बनते हैं। वो हमसे कॉइल्स की संख्या भी पूछ सकता है, वो हमसे स्लॉट की संख्या भी पूछ सकता है, सिंगल लेयर में डबल लेयर में। तो सिंगल लेयर में एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड आती है, मतलब 2 स्लॉट में एक कॉइल आती है, इसलिए अगर कॉइल 24 है तो स्लॉट 2 गुने होते हैं। या यूँ कहें कि कॉइल 24 है तो साइड कितनी होगी 48, और एक एक स्लॉट में एक एक साइड ही आएगी, इसलिए स्लॉट कितने हो गए 48, यानी दोनों लगभग सेम और बराबर ही होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से AC वाइंडिंग का प्रकार नहीं है। कौन सा ऐसा है जो AC वाइंडिंग नहीं है। बास्केट, कंसेंट्रिक और स्केन, ये तीनों AC वाइंडिंग है, जबकि रिंग वाइंडिंग या ग्राम्य वाइंडिंग ये DC वाइंडिंग का प्रकार होता है। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सबका सही भी हुआ होगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेप वाइंडिंग किस में उपयोग की जाती है। सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, मेन एग्जाम की दृष्टि से याद रखें। लेप और वेव दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लेप वाइंडिंग हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए, और वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए होती है, यानी डी ऑप्शन कर देते वेव के लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 24 स्लॉट और 4 पोल की मोटर वाइंडिंग करते समय कॉइल के एक्टिव भाग किस किस स्लॉट में होंगे। देखो पोल पिच अगर कैलकुलेट करें सबसे पहले तो कितनी आएगी 4, तो कॉइल थ्रो कितना होगा 1 से 5, यानी कॉइल का एक एक्टिव भाग स्लॉट नंबर 1 में, दूसरा एक्टिव भाग स्लॉट नंबर 5 में होगा। क्वेश्चन का आंसर डी करेंगे, 1 से 5। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि AC मोटर स्टेटर में स्लॉट सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं।
एसी मोटर में सामान्यतः सेमी क्लोज प्रकार के होते हैं। वैसे ओवरऑल स्लॉट 3 तरह के होते हैं, सेमी क्लोज, क्लोज और ओपन। तो जो क्लोज टाइप है ये डीसी में होते हैं या जैसे रोटर की वाइंडिंग हो उस दौरान होते हैं। और एसी मोटरों के स्टेटर जितने भी है ये सेमी क्लोज टाइप के होते हैं, यानी ऊपर से थोड़े खुले होते हैं, नीचे की ओर से इनकी चौड़ाई अधिक होती है। और जैसे फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप की हम बात कर रहे थे टेबल फैन रिवाइंडिंग में, तो इनमें कॉइल पहले बाहर तैयार होती है और फिर अंदर अपन स्लॉट्स में स्थापित करते हैं, तो इनमें ओपन स्लॉट होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इस वाइंडिंग में पर्याप्त लंबाई की सबसे पहले एक कॉइल तैयार कर ली जाती है और फिर इसे खांचों में डाला जाता है। दोस्तों इस वाइंडिंग का नाम है स्केन वाइंडिंग, हिंदी में इसको गुच्छी या लच्छी वाइंडिंग भी बोलते हैं, शायद आपको याद आ गया होगा। इस तरह से स्लॉट हो तो कहते हैं कि सबसे पहले एक पूरी लंबाई की कॉइल तैयार कर देते हैं और फिर उसी लंबाई वाली को ऐसे प्रत्येक स्लॉट में रोटेशन के तौर पर इस तरह से डालते रहते हैं, यूँ। ए ऑप्शन आएगा, स्केन वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इक्विलाइजर रिंग का उपयोग लेप वाइंडिंग में किया जाता है, समकारी रिंग का उपयोग। ठीक है, देखो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहले तो यही क्लियर कर लेते हैं। लेप वाइंडिंग में धारा के समांतर रास्ते उतने ही होते हैं जितने पोल हो, ब्रूस भी उतने ही लगते हैं जितने समांतर रास्ते हो, इसलिए सभी ब्रूसों से धारा एक समान और एक साथ कोलेक्ट करने के लिए समकारी रिंग का उपयोग किया जाता है। इसलिए इक्विलाइजर रिंग केवल लेप वाइंडिंग में ही काम में आएगी, ये वेव वाइंडिंग में कभी काम में नहीं ली जाती है। धारा एक समान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है और मोस्टली तब होता है जब पैरेलल पाथ के अकॉर्डिंग ब्रूसों की संख्या 2 से अधिक हो तब। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 24 स्लॉट 4 पोल और 3 फेज मोटर की वाइंडिंग में 18 कॉइल है, ये किस प्रकार की वाइंडिंग होगी? बैलेंस होगी, अनबैलेंस होगी, सिंगल लेयर होगी, डबल लेयर होगी? देखो 24 स्लॉट और 18 कॉइल है ना, तो सिंगल और डबल लेयर तो छोड़ दीजिए, किसी भी हालत में नहीं होगी, क्योंकि या तो 12 कॉइल होती या 24 होती, तो सिंगल लेयर और डबल लेयर का हम आंसर दे सकते थे। अब अपना आंसर आएगा बैलेंस और अनबैलेंस के संदर्भ में, वो कैसे निकलेगा देखिए ज़रा। यदि टोटल कॉइल को फेज इनटू पोल से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं और यहाँ पर एक पूर्णांक आ जाता है 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्याएं, तब तो वाइंडिंग कहलाती है बैलेंस। यदि यहाँ पर एक अपूर्ण संख्या आती है जैसे 1.5 2.5 3.5, तो फिर ये वाइंडिंग कहलाती है अनबैलेंस। देखो यहाँ पर अपने टोटल कॉइल कितनी है 18, पोल कितने हैं 4, फेज कितने हैं 3, 18/12 करेंगे तो ये आंसर पॉइंटों में ही आएगा, इसलिए ये वाइंडिंग है अनबैलेंस वाइंडिंग। क्या उत्तर आएगा? डी ऑप्शन रहेगा, अनबैलेंस वाइंडिंग। देखो कॉइल 12 या 24 या 36 होती ना, तो ये बैलेंस वाइंडिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा, अनबैलेंस वाइंडिंग है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्टेटर की कोर और कॉइल के बीच में कौन सा अचालक कागज़ उपयोग में लिया जाता है? अलग अलग तरह के होते हैं। स्टेटर की कोर में सबसे पहले वाइट रंग का एक पेपर डाला जाता है, उसके बाद में हम उस पर वाइंडिंग करते हैं, यानी उसमें कॉइल डालते हैं। उस सफ़ेद रंग के पेपर का नाम है मिलीनेक्स पेपर। यदि कॉइल एक दूसरे को ओवरलैप करती हो, जैसे आर और वाई की कॉइल एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो इनके बीच में एक हरे रंग का पेपर काम में लेते हैं और उसे लेथरोइड कागज़ कहा जाता है। यदि एंड कवर पर केबल कॉइल की लंबाई अधिक हो गई हो और वो ड्राइविंग एंड या नॉन ड्राइविंग एंड से एंड प्लेट को टच होने के डर हो, तो फिर येलो रंग का एक पेपर होता है, प्रेस फान पेपर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सबमर्सिबल पंप की मोटर रिवाइंडिंग में प्रयुक्त तार कौन सी है? इसके लिए पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर काम में लेते हैं, यानी कॉपर की तार है जिस पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, हम उसकी वाइंडिंग करते हैं।
यदि क्वेश्चन ये होता कि सर्वाधिक रिवाइंडिंग वायर के रूप में उपयोग किसका करते हैं, तो उत्तर होता सी, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। यदि बात हो कि बड़े जनरेटर या बड़ी मशीनों में किस तरह की वाइंडिंग होती है, तो वहाँ पर स्ट्रिप या बार यानी छड़ या पत्ती आकार के चालक होते हैं, तार नहीं होती। जैसे जनरेटिंग स्टेशन का जनरेटर जो होता है उसके अल्टरनेटर में कॉपर की बार होती है, छड़ें होती है, ना कि वाइंडिंग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? पोल की संख्या के बराबर होती है यदि सिंप्लेक्स वाइंडिंग हो तब तो। हाँ, यदि मल्टीप्लेक्स हो तो पोल इनटू प्लेक्स के बराबर होती है हमेशा। तो अभी तो ऑप्शन अपना ए ही बनेगा, पोल की संख्या के बराबर। बट आप याद रखें पोल इनटू प्लेक्स होता है हमेशा। अब वो सिंप्लेक्स होती है तो केवल पोल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्निश सुखाने की सबसे सामान्य विधि क्या है? वार्निश होती है वाइंडिंग के ऊपर डाले जाने वाला एक लिक्विड, और ये वाइंडिंग को नमी से बचाव करती है। कहते हैं कि नमी प्रवेश नहीं करती है यदि वार्निश डाल दी जाती है तो। वार्निश का सबसे सामान्य विधि होती है एयर ड्राई टाइप, हवा से इसको सुखाया जाना। यानी नॉर्मली धूप में रख देते हैं अपन बाहर, 10 से 12 घंटे में सूख करके रिवाइंडिंग तैयार हो जाती है। ये सामान्य प्रोसेस मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग में ब्रूशों की चौड़ाई कितनी होगी? यदि वाइंडिंग मल्टीप्लेक्स प्रकार की है तो ब्रूश की चौड़ाई इतनी हो कि वो प्लेक्स इनटू सेगमेंट की चौड़ाई को कवर कर जाए। सिंप्लेक्स है तो एक सेगमेंट की चौड़ाई के बराबर, ड्यूप्लेक्स है तो एक सेगमेंट की चौड़ाई के 2 गुने के बराबर, ट्रिप्लेक्स लेप है तो एक सेगमेंट की चौड़ाई के 3 के बराबर। यानी प्लेक्स इनटू सेगमेंट की चौड़ाई कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरह से ड्यूप्लेक्स लेप जो है ये 2 सिंप्लेक्स लेप का समांतर संयोजन ही होता है। तो इसमें जो धारा के पैरेलल पाथ होते हैं वो दोनों के लिए अलग अलग हो जाते हैं फिर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 36 स्लॉट और 4 पोल की 3 फेज मोटर में 2 फेजों के बीच अंतर कितना होगा? अब देखो, अगर डिग्री में आंसर होता तो हम बता देते 120 डिग्री वैद्युतिक का अंतर होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों बात वही आ गई ना, ये हमसे यूँ पूछ रहे हैं कि हमें जब स्लॉट में वाइंडिंग डालनी है तो कितने स्लॉट बाद में आर फेज के कितने स्लॉट बाद में वाई फेज डाला जाए ताकि 120 डिग्री का फेज अंतर आ जाए। वाई स्लॉट के कितने स्लॉट बाद में बी फेज को डाला जाए ताकि 120 का अंतर आ जाए। यानी थ्योरेटिकल तो हमें पता है कि आर और वाई के बीच में, वाई और आर के बीच में, वाई और बी के बीच में 120 डिग्री का फेज अंतर होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली कितने स्लॉट छोड़ें ताकि 120 डिग्री का अंतर आ जाए? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जितने डिग्री पर वाइंडिंग की जाती हो उसमें डिग्री प्रति स्लॉट का भाग दे दो। अब डिग्री पर स्लॉट हमें दिया हुआ नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट। टोटल डिग्री कितनी होती है? 180 इंटू पोल बटे नंबर ऑफ स्लॉट। तो ये जो अपना आंसर आएगा ये आएगा 2 डिग्री, है ना? कितना आया? सॉरी 2 डिग्री नहीं, 180 इंटू पोल और इसमें भाग देना है स्लॉट का। तो 180 इंटू 4 बटे स्लॉट है 36, सॉरी भाग गलत दे रहे, 360 का भाग दे दिया था। तो ये आंसर आएगा 20 डिग्री, राइट? कोई बात नहीं, आप भी कैलकुलेशन करें और अपने मिलान करें, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है। यानी एक स्लॉट के लिए 20 डिग्री का अंतर आया। देखो हमें कितना रखना है डिफरेंस? 120 डिग्री का। एक स्लॉट छोड़ेंगे तो कितने डिग्री का अंतर आएगा? 20 का। इसका मतलब हमें कितने स्लॉट रखने होंगे? 6 स्लॉट का अंतर रखना होगा। यानी 6 स्लॉट का अंतर 120 डिग्री के फेज अंतर के बराबर ही है। तो इसका वैसे आंसर क्या बनेगा वो भी देखो। फेज आर 1 नंबर से चलेगा तो वाई इसके 6 से बाद में, इसके 6 बाद में यानी 1 + 6 = 7 से चलेगा। तो बी इसके 6 बाद में यानी 7 + 6 यानी वो 13 नंबर स्लॉट से चलेगा। 1, 7 और 13, ये इन तीनों फेजों का सीक्वेंस रहेगा।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से पिच के आधार पर वाइंडिंग का प्रकार कौन सा नहीं है। पिच के अकॉर्डिंग वाइंडिंग 3 तरह की होती है, शॉर्ट पिच, लॉन्ग पिच और फुल पिच। ये हाफ पिच नाम से कोई वाइंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 स्लॉट 4 पोल मोटर में डिग्री प्रति स्लॉट का मान कितना होगा। तो ये क्वेश्चन तो अपन अभी कराए ऊपर। फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री में स्लॉट का भाग दे दिया जाए। टोटल इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या है, 180 इंटू पोल नंबर ऑफ स्लॉट। ठीक है, आंसर आएगा 20 डिग्री। और इसी कैलकुलेशन को ऊपर भी यूज किया था हमने, तो बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी एक स्लॉट के लिए वाइंडिंग वैद्युतिक रूप से 20 डिग्री आगे पीछे होती है। अब ये अगर सिंगल फेज के लिए होती तो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हमें 4.5 स्लॉट का अंतर रखना है। यदि 3 फेज है तो आर और वाई के बीच में 6 स्लॉट का अंतर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 स्लॉट 4 पोल मोटर वाइंडिंग में पिच का मान 7 लिया गया है। वाइंडिंग कितने डिग्री वैद्युतिक रूप से शॉर्ट है। देखो हमारे हिसाब से पिच का मान कितना आया, स्लॉट बटे पोल, पिच आई 9। वाइंडिंग किस पर की गई, 7 पर, यानी वाइंडिंग कितनी छोटी हो गई, 2 स्लॉट। यदि हमसे ये पूछा जाता कि वाइंडिंग कितने स्लॉट छोटी है तब तो हम बता देते कि 2 स्लॉट। अब हमसे ये पूछा गया कि वाइंडिंग कितने डिग्री छोटी हुई ये बताइए। तो देखो यदि हमें एक स्लॉट की डिग्री पता हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। एक स्लॉट की डिग्री को बोलते हैं डिग्री प्रति स्लॉट, यानी हमें इस क्वेश्चन में डिग्री प्रति स्लॉट का मान चाहिए। और ये देखो ऊपर के क्वेश्चन में हम अभी करके आए थे 180 इंटू पोल बटे स्लॉट। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा कैलकुलेट करेंगे तो 20 डिग्री। एक स्लॉट के लिए वाइंडिंग कितनी छोटी होती, 20 डिग्री। हमने कितने स्लॉट छोड़ दिए, 2। वाइंडिंग कितनी छोटी हो गई, 40 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। यदि पिच का मान 6 होता तो वाइंडिंग 3 स्लॉट छोटी हुई थी और 20 डिग्री के हिसाब से कितनी छोटी हो जाती, 60 डिग्री। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लेप वाइंडिंग में कार्बन ब्रूसों की संख्या किसके बराबर होगी। तो पोल के बराबर ही होगी। रास्तों की संख्या भी, जितने ब्रूस होते हैं उतने ही रास्ते होते हैं, या यूँ कहें कि जितने रास्ते होते हैं उतने ही ब्रूस लगते हैं, तो पोल की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संगत और असमान पोल के केंद्रों की दूरी क्या कहलाती है। यानी पास पास के पोल हैं और उनके बीच केंद्रों की दूरी को तो पोल पिच बोलते हैं, उन्हीं को। तो ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 पोल एसी मशीन में टोटल डिग्री कितनी होगी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कर चुके हैं बार बार। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का फॉर्मूला क्या है, 180 इंटू पोल, यानी 180 इंटू 6 करेंगे, उत्तर आएगा 1080 डिग्री। डी करेंगे 180 डिग्री, 1080 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 स्लॉट 4 पोल मोटर में पिच का मान 5 है तो वाइंडिंग किस प्रकार की है। 24/4, पिच आई कितनी है, 6, लिया कितना है, 5। वाइंडिंग क्या हो गई, छोटी, यानी शॉर्ट पिच। यदि पिच का मान 7 होता तो वाइंडिंग क्या कहलाती, लॉन्ग पिच। यदि पिच का मान 6 होता तो वाइंडिंग क्या कहलाती, फुल पिच। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, 8 पोल ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग में टोटल आर्मेचर करंट 80 एम्पियर है। एक रास्ते में धारा कितनी होगी। टोटल करंट बटे रास्तों की संख्या कर देंगे, कुल धारा में रास्तों की संख्या का भाग दे दो। रास्ते कितने हैं, 2 पोल है और ड्यूप्लेक्स है, यानी 16 रास्ते हो गए। पोल इंटू प्लेक्स करना होता है लेप में, तो आंसर कितना आया, 5 एम्पियर। एक समांतर रास्ते से धारा कितनी चलेगी, 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की वाइंडिंग डीसी मशीनों में की जाएगी। डीसी मशीनों में होने वाली वाइंडिंग को क्लोज कॉइल वाइंडिंग बोलते हैं। लेप और वेव तो बाद की बात होती है। एसी में ओपन कॉइल वाइंडिंग और डीसी में क्लोज कॉइल वाइंडिंग का प्रकार यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि वाइंडिंग की ध्रुवता जांच करने की नहीं है। पोलैरिटी टेस्टिंग की 3 विधियां होती है, मैग्नेटिक कंपास, 2 पेचकस विधि और सर्च कॉइल विधि। ग्राउलर नहीं है। ग्राउलर शॉर्ट, ओपन और ग्राउंड कॉइल जांच करने के काम में आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लेप वाइंडिंग में 2 पोल डीसी मशीन में प्रति चालक प्रतिरोध का मान 2 ओम है, कुल चालक 100 है।
सॉरी ओम लिख दिया, गलत हो गया। कुल चालक 100 है तो आर्मेचर का कुल प्रतिरोध कितना होगा। टोटल कंडक्टर कितने हैं 100, पोल कितने हैं 2, तो प्रत्येक पोल में कितने हो गए 50-50 चालक, राइट। एक चालक का कितना प्रतिरोध है 2 ओम, यानी दोनों पोल के प्रतिरोध कितने हो गए 100 ओम। अब देखो लेप वाइंडिंग होना तो दोनों पोल समांतर की तरह जुड़े हुए होते हैं। 100 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 50 ओम। क्या करना है दोबारा सुन लीजिए। टोटल कंडक्टर कितने हैं 100 कंडक्टर हैं, तो 2 पोल है, इसका मतलब प्रत्येक पोल में 50-50 हो गए। प्रत्येक चालक का मान 2 ओम 2 ओम है तो दोनों में 100 ओम हो गया। समांतर में 100 ओम के दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो टोटल प्रतिरोध कितना आएगा 50 ओम। तो बस दोस्तों ये थे आज के सभी क्वेश्चन। इस टेस्ट में वाइंडिंग से संबंधित 50 क्वेश्चन है। दोस्तों यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करें, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।